राजस्थान के बीकानेर में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज हुआ है, जहां संभाग के सबसे बड़े डूंगर कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई। वहीं खुद उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह भाटी ने इस कार्यक्रम में पहुंचे और पौधारोपण कर प्रदेश को हरा भरा करने का संदेश दिया। इस दौरान मेयर सुशीला कंवर और डीएम नामित मेहता भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की धर औषधि योजना के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया और उच्च शिक्षा मंत्री मेयर ने किया। उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री घर घर औषधि योजना को लेकर जो बजट में घोषणा की उसका कार्य मिलाना है। देखिए, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से प्रदेश स्तरीय 72वां वन महोत्सव का शुभारंभ किया और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी योजना घर घर औषधि पहुंचाने की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में के बजट में घोषणा की थी और उसी घोषणा के तहत राजस्थान के प्रत्येक घर में औषधि के पौधे राजस्थान सरकार के द्वारा वन विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा हर घर पहुंचाने का आज शुभारंभ के कार्य का शुभारंभ किया गया है। और इसमें 4 तरह के औषधीय पौधे हैं, जिसमें तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है। ऐसे पौधे हैं जो हमारे कोविड के समय में सबको आवश्यकता महसूस हुई थी। ये हर्बल औषधि के रूप में है। औषधि पौधे 4 पौधों का एक सेट बना करके मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के हर परिवार तक बहुत ही कम समय में हर परिवार तक पहुंचाने की आज घोषणा की है। और ये पौधे आम आदमी जब अपने घरों में लगाएंगे, हमारे पूर्वज इन औषधियों का उपयोग करते थे। वर्तमान समय में हमने इन पौधों को एक तरह से लगाना भुला दिया था। राजस्थान पहला राज्य है देश भर में जिसमें इतनी बड़ी योजना और इतनी अनूठी योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई करते हुए बताया कि हमारी सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी मंत्रीगण व विधायक अपने निवास पर रोजाना 1 घंटे जन सुनवाई करेंगे। जिला मुख्यालय पर हर महीने जन सुनवाई कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है व ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक उनकी समस्याओं को पहुंचाया जाता है। प्रभारी मंत्री अजय माकन आए थे और उन्होंने सभी विधायकों से फीडबैक लिया व सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। कोविड के समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जैसे आम वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। देखिए, आज 72वां वन महोत्सव, देखिए जन सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के जब हमारी सरकार बनी थी तो सभी मंत्रियों को स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि सभी विधायक, सभी मंत्रीगण अपने निवास स्थान पर रोजाना कम से कम 1 घंटे जन सुनवाई करेंगे। वो प्रभार जिले में जाए, अपने गृह जिले में जाए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए, उन तमाम लोगों से वो मिले और लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वहाँ मौके पर बैठ करके करवाए। और आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ जन सुनवाई में सर्किट हाउस में आज मेरे से मिलने के लिए भी आए हैं और लोगों को सरकार के प्रति उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, विश्वास है, तभी लोग आते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का समाधान मौके पर किया जा सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार के स्तर पर हल होने हैं, तो वो सारे ज्ञापन एकत्रित करके मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए जाएंगे, संबंधित विभागों के मंत्रियों तक पहुंचाए जाएंगे और पूरा हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आम आदमी की समस्या का समाधान हो। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय हज कमेटी, रेलवे बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद इरफान अहमद ने ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुल्क की खुशहाली, अमन, चैन, तरक्की की कामना मांगी है और बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री
आशीष शेलार का भी दरगाह जियारत का कार्यक्रम तय था और उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैदर आजम भी आने वाले थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी की वजह से जयपुर स्थित हवाई अड्डे पर ही उतर नहीं सका, जिससे कार्यक्रम स्थगित हो गया। जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो उसूल है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेकर चलने वाली। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ, देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में गेट क्षेत्र में दो खानाबदोश गुटों में हुई खूनी जंग, एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और हत्या के बाद गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस जांच में जुट गई है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के बीच सूचना प्राप्त हुई कि दो फकीर लड़ाई कर ली है और एक व्यक्ति के दूसरे फकीर ने एक फकीर के गले मार दिए। सब फकीर रोड पे गिरा हुआ, काफी खून बह रहा है। एक पुतला तुरंत मौके पे पहुंचे, जहाँ देखा कि फकीर रोड पे पड़ा हुआ, उसके गले से काफी खून बह रहा है, ठीक है ना, जिसको तुरंत उठा करके इलाज हेतु जेल से भिजवाया गया और अधिकारियों ने निवेदन कर करके जिसने चोट मारी है दूसरा वो फकीर है, इसकी तलाश हेतु टीम को भिजवाएगा। रिपोर्ट प्राप्त कर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। और जिसको चाकू लगा था, चाकू को धारदार हथियार इसके लगा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी बॉडी, दोनों खानाबदोश हैं, दोनों खानाबदोश फकीर हैं। सर ये खानाबदोश जो मेन वहाँ पे दिल्ली गेट बाजार में घटना हुई है, क्या इसकी सीसी फुटेज सारे चेक कराए जा रहे हैं। घटना के बारे में वस्तुस्थिति पूरा जानकारी करके अनुसंधान किया जाएगा। सर घटनाक्रम में कोई लूट का मामला है? नहीं, किसी प्रकार का कोई लूट का नहीं है। दोनों खानाबदोश है, दोनों ही उससे कोई लूट का नहीं है। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं मानसून की बारिश शुरू हुए अभी 3 दिन भी हुए हैं। शहर के हालात पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। एक और जहां लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं शहर की सरकार इस समय पार्षदों के साथ चंडीगढ़ टूर में व्यस्त है। निगम की लापरवाही को लेकर जल भराव से प्रभावित क्षेत्र के लोगों में भारी रोष दिखाई दे रहा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं भरतपुर बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले नगर निगम के कई पार्षद सहित पैराडाइज कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने रोड जाम कर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जाम के चलते काफी देर तक यातायात अवरुद्ध रहा। सूचना पाते मौके पर पहुंची पुलिस और निगम कमिश्नर ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर यातायात को पुनः खुलवाया है। भरतपुर नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा एक कमेटी बना के भरतपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे समय से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। भरतपुर बचाओ संघर्ष समिति नगर निगम भरतपुर, जिसके हमारे हरवंश सिंह जी हमारे उसके अध्यक्ष हैं। हम कल शाम को हमारे साथी पार्षद सुंदर सिंह जी के शाम को घर पे आए थे। हमने देखा कल यहाँ 3-2.5 फुट पानी था। तो हम सभी ने निर्णय किया कि इनकी आवाज़ को जिला प्रशासन तक, नगर प्रशासन तक पहुँचाएँ। इसी हेतु इन्होंने आज हमने यहाँ पे ये रोड जाम किया है। कल लगातार जो बारिश हुई है उसको लेकर के शहर के कुछ जो हमारा निचला इलाका है वहाँ कुछ पानी भरने की समस्या आई थी। हमारे जो पार्षदगण हैं उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि सर्कल रोड पे जो पैराडाइज कॉलोनी है वहाँ इस तरह पानी भराव की समस्या है। तो उसके आधार पे मैं मौके पर पहुँचा हूँ और जो कारण है उनका मैंने पता लगा लिया कि किस कारण से यहाँ पे पानी भरा है, तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पंप वगैरह चालू करने की जो समस्या है लगातार इस पंप को चालू रखते हैं। सर जाम लगाया गया था रोड पे, थोड़ा सा जाम लगा, आने के बाद समझा इसलिए जाम लग गया। सर शहर में ज़्यादातर जल भराव की स्थिति आ रही है सर। वो हमें पता है, क्योंकि जो भी हमारा जो निचला इलाका है ना भरतपुर का, वहाँ पानी इस तरह का भरता ही है। और इसी के लिए आप सबको पता है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हम जो विकसित करने जा रहे हैं पूरे शहर के लिए, वो इसीलिए विकसित कर रहे हैं कि पूरे शहर में कहीं पर भी पानी भराव की समस्या भविष्य में नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद चौहान सेना की पहल पर जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम बड़े ढाबा में जन जागरूकता शिविर आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान सेना की प्रदेश अध्यक्ष चातुरी नंद ने कहा कि हम सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हक अधिकार की लड़ाई हर स्तर पर लड़नी चाहिए। नंद ने महिलाओं को उनके अधिकार और महिला कानून की जानकारी भी दी। चौहान सेना प्रदेश अध्यक्ष नंद ने तहसीलदार बाघेल से जाति प्रमाण पत्र में हो रहे फर्जीवाड़े के संबंध में संज्ञान लेने का भी निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के मैनपाट में 10 सदस्यीय हाथियों का आतंक इन दिनों बदस्तूर जारी है। वहीं मैनपाट में तेज बारिश और घने कोहरे के बीच में यहां बेखौफ हो गए हैं।
वहीं हाथियों के बढ़ते उत्पात के बीच में मैनपाट वन परिक्षेत्र के अलग अलग रिहायशी इलाकों में हाथियों के दहशत और भारी उत्पात से लगातार कई ग्रामीण बेघर हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में रिमझिम बारिश और घने कोहरे के बीच में जंगली हाथियों के उत्पात से बीते 7 महीने से ग्रामीण उत्पात का मार झेल रहे हैं। वहीं मामले में सरगुजा डीएम संजीव झा ने कहा कि मैनपाट में हाथियों के बढ़ते उत्पात के बीच में लगातार फॉरेस्ट अमला और राजस्व अमला डटा हुआ है और हाथियों से बचने के लिए लगातार दोनों अमले ग्रामीणों को हाथियों से बचाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और इसके पहले आदिवासी मंगल भवन में कार्यकर्ताओं की सभा हुई, जिसमें गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन समेत सरकार पर जमकर हमला बोला और डीएम कार्यालय का घेराव करने निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें दुर्गावती चौक में ही रोक लिया। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने चौक पर ही अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद कहकर जमकर नारेबाजी की। कहा कि 75% छात्र छात्राएं ग्रामीण व वनांचल से आते हैं और ग्रामीण तबके के बच्चे होते हैं, जिनकी पूरी पढ़ाई छात्रवृत्ति पर निर्भर होती है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग का छात्रवृत्ति 2021 का अभी तक नहीं आया है। 2021 का कितने बच्चों का नहीं आया है? काफी पूरे आदिवासी छात्रों का नहीं आया है, पूरे जिले का रुका गया है और प्रदेश का भी। अच्छा, इसकी शिकायत पहले आपने किसी और से की है? जी, हम लोग कलेक्टर सर को किए थे और सभी ब्लॉक प्रदेश के ब्लॉक सचिव महोदय को भी किए थे। अच्छा। 2-3 बार हम लोग इसका दे चुके हैं आवेदन, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मांगे जैसे पूरी नहीं होगी तो आगे की आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या रहेगा? प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं बच्चों की छात्रवृत्ति जल्द ही दिया जाए और पंडरिया ब्लॉक के नवीन महाविद्यालय कुईकुकदुर भवन निर्माण जल्द ही किया जाए। वहां बच्चों की असुविधा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उन लोग को। छत्तीसगढ़ के उदयपुर में पुलिस ने लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक फरार है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी उदयपुर धीरेन्द्र नाथ दुबे ने बताया कि सूचना मिली कि चौक पर थाना के समीप बिलासपुर रोड की ओर से आ रही ओमनी वाहन को हाथ देकर रुकाया गया, तो वहीं पुलिस को देखकर वाहन चालक गाड़ी को खड़ी करके मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे हुए मिले। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं दोनों ने बताया कि दौलतपुर जंगल से लकड़ी को लूटकर अंबिकापुर की ओर ले जा रहे थे। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय सरगुजा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सरगुजा और एडिशनल एसपी मैडम के मार्गदर्शन में क्षेत्र में लगातार अवैध जो भी कारोबार है उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य में आज सुबह करीब 5 बजे हमें सूचना मिला कि दौलतपुर क्षेत्र से कोई व्यक्ति अवैध लकड़ी बिक्री हेतु वैन में डालकर अंबिकापुर की ओर ले जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग अपने थाना के सामने चेकिंग पॉइंट लगाए और एक संदिग्ध वैन आते हुए नजर आई, जिसको रोकने पर उसका ड्राइवर तुरंत भाग गया गाड़ी से। गाड़ी की चेकिंग करने पर पता चला कि वहाँ एक गाड़ी के अंदर में 11 नग लकड़ी का सिल्ली है और उसमें 2 व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति का नाम डीसी यादव जो कि लोकल क्षेत्र सलवा गांव का पाया गया और
एक व्यक्ति जो है वो अकलीम शाह तकिया क्षेत्र का है, तो अंबिकापुर का। इनसे पूछताछ करने पर ड्राइवर का नाम नईम शाह बताया गया है, जो कि तकिया का है। और ये लोग इस कार्य में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। खास करके जो डीसी राम है वो क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी का काम करता है। इसकी तलाश पुलिस को बहुत दिनों से थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। उक्त प्रकरण में 41/4/379 के तहत कार्रवाई कर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।